नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आवश्यक थी पीएफआई पर पाबंदी। पीएफआई के फिर से संगठित होने को लेकर सतर्क रहने के साथ यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई संगठन फिर सिर न उठाने पाए। केरल से निकलकर देश भर में विस्तार करने वाला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नामक संगठन जैसी गतिविधियों में लिप्त था, उन्हें देखते हुए उस पर पाबंदी का फैसला आवश्यक हो गया। ये प्रतिबंध पीएफआई के साथ अन्य विघटनकारी और आतंकी तत्वों के दुस्साहस का दमन करने में सहायक बनेगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तत्व देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। पीएफआई ने केवल देश विरोधी हरकतों को अंजाम दे रहा था, बल्कि भारत विरोधी ताकतों से भी मिला हुआ था। पाकिस्तान ऐसा काम पहले से करता चला आ रहा है। भारत को अस्थिर करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को गुमराह कर उन्हें अतिवाद और आतंक की ओर धकेलना उसका एजेंडा है। पीएफआई उस सिमी का बदला हुआ रूप है जिसे उसकी आतंकी गतिविधियों के कारण 2001 में प्रतिबंधित किया गया था। अब माना जाता है कि सिमी के सदस्यों ने ही पीएफआई का गठन किया और समय के साथ अपने कई सहयोगी संगठन खड़े कर लिए। चूंकि वे भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, इसलिए पीएफआई के साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के पहले पीएफआई के ठिकानों पर जो व्यापक अभियान छेड़ा गया, वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न एजेंसियों की क्षमता को भी बयान करता है और उनके बीच समन्वय के साथ राज्यों के पुलिस प्रशासन के सहयोग भाव को भी। ये गोपनीय अभियान एक साथ 15 राज्यों में चला। इनमें कई राज्य गैर भाजपा दलों द्वारा शासित भी थे, लेकिन इससे अभियान में कोई बाधा नहीं आई। देश हित के मामलों में ऐसा ही होना चाहिए। चूंकि अभियान व्यापक था, इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए राज्यों को पुलिस को अंतिम समय जानकारी दी गई और आपात स्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग लिया गया। छापेमारी के दौरान पीएफआई के ठिकानों से जैसे तथ्य और दस्तावेज मिले, उनसे यही पता चलता है कि उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। उसने नेताओं से लेकर जजों, पुलिस अधिकारियों, अहमदियों, मुसलमानों और यहूदियों को भी निशाना बनाने की साजिश रच रखी थी। वह 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का भी इरादा रखता था। वह न केवल अवैध तरीके से विदेश से धन हासिल कर रहा था, बल्कि उसका इस्तेमाल भी आतंकी कृत्यों के लिए कर रहा था। अंदेशा है कि उसने लोगों की हत्याओं के लिए एक मारक दस्ता भी बना रखा था। ध्यान रहे कि कई लोगों की हत्याओं में पीएफआई का नाम भी आ चुका है। यह भी जग जाहिर है कि पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और फिर कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक के विरोध में जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उसमें भी उसका हाथ था। इसी तरह नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में कई स्थानों पर जो हिंसा देखने को मिली, वह भी उसके इशारे पर ही की गई। पीएफआई पहली बार तब चर्चा में आया था जब 2010 में उसके सदस्यों ने केरल के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ की कलाई काट दी थी। ये बर्बर कृत्य महज इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि पीएफआई के मुताबिक उनकी ओर से तैयार प्रश्न पत्र में एक प्रश्न इस्लामी मान्यताओं का निरादर करता था। प्रोफेसर जोसेफ के हमलावरों को सजा भी हुई, लेकिन पीएफआई पर अंकुश नहीं लग सका। ऐसा नहीं है कि इस संगठन की कारगुजारियों से अन्य राजनीतिक दल अवगत नहीं थे, पर वोट बैंक की राजनीति के कारण कई विपक्षी दलों ने उस पर पाबंदी के फैसले को लेकर गोलमाल टिप्पणी। केरल के कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा कि यदि इस संगठन पर रोक लग रही है तो आरएसएस पर भी लगनी चाहिए। इस तरह की बातें लालू यादव और अन्य कुछ नेताओं ने भी की। मायावती और अवैसी की भी पीएफआई पर पाबंदी रास नहीं आई। आरएसएस को पीएफआई जैसा बताना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह की राजनीति आतंकवाद से लड़ने में बाधक ही बनती है। जिन नेताओं ने आरएसएस को पीएफआई शरीका बताया, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि किस तरह कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों, धर्म गुरुओं और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग जैसे दलों ने भी
पीएफआई पर पाबंदी को सही बात ठहराया है। पीएफआई जैसे अतिवादी संगठन के सदस्यों से कहीं अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, इसलिए और भी क्योंकि कई भारत विरोधी ताकतें भी पीएफआई जैसे संगठनों को बल देने में लगी हुई है। सरकार न तो इसकी अनदेखी कर सकती है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह तुर्की भी भारतीय हितों के खिलाफ काम करने में लगा हुआ है, और न ही इसकी कि जिहादी संगठन किस प्रकार दुनिया भर में सिर उठाने के साथ एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। कई देश भी ऐसे संगठनों को खुले छिपे रूप से समर्थन भी देते रहे हैं। इस क्रम में वे अपने लोगों पर अत्याचार करने में ऐसे संगठनों की मदद भी लेते हैं। ईरान में सही तरह हिजाब ने पहनने के कारण महासा अमीनी नामक युवती की पुलिस हिरासत में मौत के बाद वहाँ की सरकार आक्रोशित महिलाओं के दमन के लिए जिहादी तत्वों की मदद ले रही है। जहाँ ईरान में महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए मारा जा रहा है, वहीं भारत में हिजाब पहनाने की जिद की जा रही है। ऐसी जिद करने वाले संगठनों में पीएफआई भी था। कर्नाटक में हिजाब विवाद को हवा देने में पीएफआई के सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका थी। ये बात न केवल कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष कही गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। ऐसे में उचित यही होगा कि पीएफआई की तरफदारी करने वाले लोग बाज आएँ। इसके अलावा पीएफआई के फिर से संगठित होने को लेकर सतर्क रहा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह के संगठनों को सिर उठाने का अवसर न मिले। ये इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि पीएफआई पर और पहले पाबंदी लग जानी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।